खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइन। बेसमेंट की खुदाई के दौरान ढहा बगल का मकान और दबे 60 लाख के जेवर और सामान। घोर लापरवाही के चलते 200 फीट रोड पर हुआ हादसा। भीषण सर्दी में सड़क पर आया बेकसूर परिवार। भूख हड़ताल पर बैठी शोधार्थी छात्रा की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में करवाया उपचार। मत्स्य यूनिवर्सिटी के गेट पर 3 दिन से जारी है अनशन। नए कलेक्टर आशीष गुप्ता ने की अपनी पहली जिला जन सुनवाई। समस्या सुनकर तत्काल समाधान के दिए निर्देश। और चालक को आई नींद तो कंपनी बाग के पास तोड़ा खंबा। वाहन में सवार 2 लोगों को आई चोटें। मेहताब सिंह नोहरा निवासी है चालक। शहर के 200 फीट रोड पर एक इमारत बगल में खोदे जा रहे बेसमेंट के गड्ढे में जा गिरी। मकान मालिक बेसमेंट की खुदाई करने वालों को कई बार टोक चुका था, लेकिन वह नहीं माने। गनीमत रही कि मकान गिरने से पहले वह 3 बच्चों और पत्नी को लेकर बाहर आ गया एवं बड़ा हादसा टल गया। लेकिन करीब 60 लाख की लागत से बना मकान गिर गया और यह परिवार तेज सर्दी में सड़क पर आ गया। साथ ही लगभग 10 लाख का सामान और 50 लाख रुपए के जेवर भी मलबे के नीचे दब गए। इस गिरते हुए भवन का वीडियो भी सामने आया है। आपको बताते हैं पूरी घटना आखिर क्या है। 200 फीट रोड पर एक प्लॉट में बेसमेंट के लिए गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था। गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे बगल में स्थित एक मंजिला भवन इस बेसमेंट के गड्ढे में ढह गया। मकान मालिक मनोज गुप्ता के अनुसार बुधवार शाम घर की दीवारों में हल्की आवाज आनी शुरू हो गई थी। बच्चों के फोन करने पर वे घर पहुंचे और निरीक्षण करने पर दीवारों में दरार नजर आई। उन्होंने खुदाई करने वालों को इस काम को बंद करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने। इससे पहले भी उन्हें कई बार टोका जा चुका था। मकान गिरने के डर से बुधवार शाम ही मनोज गुप्ता अपने 3 बच्चों और पत्नी को लेकर बाहर आ गए। पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन आरोप है कि उन्होंने कोई सुध नहीं ली। इसके बाद गुरुवार सुबह यह इमारत बेसमेंट के गड्ढे में जा गिरी। आसपास के लोगों को भी भवन गिरने से पहले आभास हो गया, क्योंकि पहले दीवारों का चूना गिरा और फिर टावर के कांच टूट गए। इसके बाद कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते भवन ढह गया। इस इमारत में नीचे दुकान और ऊपर मकान बना हुआ था। गुप्ता के अनुसार मकान बनाने पर करीब 60 लाख रुपए की लागत आई थी। इसके अलावा घर में करीब 10 लाख रुपए का सामान और 50 लाख रुपए के जेवर थे, जो मलबे में दब गए। भीषण ठंड में यह परिवार रात को घर के बाहर बैठने को मजबूर हो गया। गुप्ता मार्बल और कातला पट्टी की दुकान चलाते हैं और ऊपरी मंजिल पर रहते थे। उन्होंने बताया कि बगल में मनोहर लाल नाम के व्यक्ति की ओर से बेसमेंट की खुदाई करवाई जा रही थी, लेकिन सुरक्षित तरीके से खुदाई नहीं करने के कारण यह हादसा हुआ है। यदि समय रहते वे बाहर नहीं आते तो मनोज गुप्ता सहित उनके एक पुत्र, 2 पुत्रियां और पत्नी के साथ कोई भी हादसा हो सकता था। यह परिवार अब राहत और कार्रवाई के इंतजार में है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि चाहे वह नगर निगम हो या नगर विकास न्यास, असुरक्षित ढंग से निर्माण एवं खुदाई की ओर वे आंखें क्यों मूंदे रहे। भाई साहब शाम को करीब 6 बजे थे। बच्चे सब ऊपर थे। उसके बाद मुझे बच्चों ने फोन किया कि इसमें आवाज आ रही है। मैं ऊपर गया देखने के लिए। ऊपर देख के आया कि दरार आ चुकी है। मैं नीचे आया, मैंने जेसीबी वाले से इनसे मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद ये नहीं मान। और शाम को दरार पे दरार बढ़ती चली गई। मैं बच्चों को लेकर तुरंत नीचे आया। नीचे आने के बाद मैं बाहर खड़ा रहा। जेसीबी वाले इसी में थे उस टाइम। मना करने के बाद भी नहीं माने। मना किया उनको? हाँ, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही। हाँ, ऐसा ही काम चलेगा। ऐसे लोगों को सब पता है हमको। कौन था घर में? घर में सारे बच्चे थे, बच्चे वाइफ सब थे। 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये किसकी बन रही है साइड में? ये ये मनोहर लाल तूफान की है। हाँ, घासोली कब से चल रहा था काम? ये 2 साल से चल रहा है। 2 साल से। 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 2 साल से।
कल परसों स्टार्ट हुआ है। इसमें भी फर्नीचर सारा सामान था। हम तो केवल जान बचा के नीचे उतरे हैं और सारी रात यहाँ सर्दी में बेकार पड़े रहे हैं। रहने का कोई ठिकाना नहीं है और अब भी मुझे कुछ सहायता नहीं मिल पाई है फिलहाल। खाने पीने का भी यानी कि फ्रिज, कूलर, एसी सारे आइटम थे। किसकी लापरवाही मानती है? इनकी बेसमेंट वालों की। मना भी किया था क्या? हाँ, मना किया था ना, बता तो रहा हूँ। मना किया था, उसके बावजूद भी नहीं माना। कई सालों से शोध प्रबंध जमा नहीं होने के विरोध में मत्स्य यूनिवर्सिटी के गेट के सामने 85 लोग पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। तेज सर्दी में भूख हड़ताल पर बैठे इन शोधार्थियों की किसी ने सुध नहीं ली। दूसरी ओर भूख हड़ताल पर बैठी प्रतिभा पूनिया की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ मौजूद राम चतुर्वेदी ने बताया कि वाइस चांसलर उनकी समस्या के निदान के बजाय रिपोर्ट दर्ज करवाने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा पुलिस और जिला प्रशासन भी खामोश बना हुआ है। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमने 2019 में पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा ली इन्होंने, गाइड इन्होंने उपलब्ध कराए। हम 3 साल बाद इनके पास हमारा शोध प्रबंध जमा कराने जाते हैं और हमको ये कहते हैं कि आपके जो गाइड हैं वो योग्य नहीं थे। हमने पूछा, भाई आपने हमको गाइड उपलब्ध कराए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, हमारा क्या लेना देना इसमें? बोले नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, हमने कहा उनको, भाई एलिजिबल नहीं है, हमको कुछ दो आप कुछ, कि उनको कैंसिल कर दिया, लिखित में कुछ दो। आज तक ना तो वो लिखित में हुआ। उसके बाद देखिए आप, मैं माननीय हाईकोर्ट में जाता हूँ, हाईकोर्ट में केस जीत कर आता हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन को 2 महीने का समय दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन 2 क्या 4 महीने हो गए, उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाता। वीसी साहब कहते हैं, मैंने कहा साहब आपने कहा था कि मेरे आपके हक में आ जाएगा तो मैं कर दूंगा। वीसी साहब ने कहा, मेरे को टरका दिया और फिर मेरे को ये और कहा कि हाई कोर्ट वाई कोर्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरे सामने कई हाई कोर्ट घूमते हैं। बोले तेरे को तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। कैसे वो ये कहते हैं, FIR तक की धमकी दे रहे हैं। अब बताओ, हम तो गरीब तबके के विद्यार्थी, आर्थिक रूप से पिछड़े, कहाँ जाएं हम पिछले 3 दिन से इस कड़कड़ाती सर्दी में यहाँ भूख हड़ताल में पड़े अंदर। और आज हमने तय किया, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन पर, वीसी साहब पर कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमने तय किया कि आज हम थोड़ा अपना उग्र रूप हम लेंगे, हम गेट बंद करेंगे। क्या कहते हैं अजी? वीसी साहब धमकाते हैं, वो मिलने की मना, वो घुसने ही नहीं देते। बोले इसको निकालो बाहर, निकालो बोले इन सबको। ये 85 लोग हैं और कॉमर्स एजुकेशन का मामला और फिजिकल एजुकेशन और भी कई लोग हैं ऐसे ही बनाने वाले, ये सबको इनएलिजिबल करने वाले। कुछ अरसे पहले जिला कलेक्टर का कार्यभार संभालने वाले आशीष गुप्ता ने गुरुवार को मिनी सचिवालय में अपनी पहली जिला स्तरीय जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को कहा कि तत्काल समाधान किया जाए। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सभी विभागों के जिला स्थल अधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ UIT और नगर निगम से जुड़ी अनेक समस्याएं सामने आई। ऐसे में उन्होंने आयुक्त और न्यास सचिव को निर्देशित किया। साथ ही जलदाय विभाग की अनेक बोरिंग की मोटर खराब होने को लेकर इन्हें दुरुस्त करने की हिदायत भी दी गई। कलेक्टर ने यह भी कहा कि आवेदकों को समय पर पट्टे प्रदान किए जाएं। पहली जन सुनवाई मेरे द्वारा करी गई जिले में और 50 से ऊपर करीबन परिवादी आज सुबह से आए और उसमें मुख्यतः जो नगर निगम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, UIT से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अतिक्रमण के इश्यूज़ हैं, ये जो है ज़्यादा मात्रा में है और उन सभी जो है इश्यूज़ की हमने जो है लिस्टिंग कर ली है और अधिकारियों को भी यही डायरेक्शन दिए हैं कि इसको जो है फॉलो करें पर्सनली। ये नहीं हो कि अगली बार वही परिवादी जो है ये कहे कि मैंने जो परिवाद दिया उसका क्या हुआ। तो जो है मेरी पूरी टीम जो है तत्परता से इन चीज़ों का डिस्पोजल करने में। सर, जन सुनवाई में सबसे ज़्यादा जो इशू थे वो किस चीज़ को लेकर थे? मोस्टली UIT से रिलेटेड कुछ जो है चीज़ें, UIT के अतिक्रमण और नगर निगम से भी सिमिलर इश्यूज़ आ जाए और कुछ ग्राम पंचायतों में जो खातेदारी भूमियों पे और सार्वजनिक जगहों पे जो अतिक्रमण है उसके जो है ज़्यादा इश्यूज़ आए, तो उन सबको जो है हम तत्परता से रिजॉल्व करें। इशू आया वो पानी की कमी का नहीं आया, कुछ जगह जहाँ मोटर जल गई हैं जिससे व्यवधान पैदा हुआ है उसका इशू आया है।
और बाकी आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो वो आपकी बात ठीक है कि वाटर क्राइसिस हमेशा रहता है, और जो भी उसके अंदर एज पर रूल होगा, जो बेस्ट हम कर सकेंगे वो होगा। देर रात को एक चालक को नींद आई तो उसने अपनी गाड़ी कंपनी गार्डन के सामने बिजली के खंभे में ठोक दी। इसके चलते एक खंभा टूटकर कई फीट आगे खिसक गया। यह घटना गत रात्रि लगभग 2 बजे की है। वाहन में मौजूद लोकेश मीणा ने बताया कि वह परिवार के साथ अपने घर मेहताब सिंह का नोहरा लौट रहा था। कंपनी गार्डन के सामने से गुजर के वक्त अचानक झपकी आ गई और गाड़ी खंभे से टकराई। इस वाहन में करीब 7 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों को चोट आई है। उधर विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली सप्लाई सुचारू करवाई। ये 2 बजे की घटना है। गाड़ी आप खुद चला रहे थे? हाँ, मैं खुद चला रहा था। कैसे क्या बात हो गई? मतलब नींद की झपकी आने के कारण से हुई मेरे साथ ये घटना। पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी आप? हाँ, पुलिस वाले ने मतलब ये बता दी थी पुलिस वाले। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? हम 6 जाने थे। करीब कितने बजे घटना है? ये 2 बजे। किसी को चोट आई है? ऐसी तो नहीं है, ये कोई हल्की पुलिस। वहीं प्रत्यक्षदर्शी पप्पू सिंह के अनुसार गाड़ी बेहद तेज गति से जा रही थी। गति तो साहब इतना तो पता नहीं, बाकी है 80-90 के बीच में। खंबा टूट के भी इतना आगे चला गया? 10 फुट 5-7 फुट आगे निकल गया खंबा टूटने के साथ ही। ये तो 2 सपोर्ट थे इसके बिजली बोर्ड के, इन्होंने जो सपोर्ट गाड़ी को वहीं जाम कर दिया। जो भी है आपके बिजली बोर्ड के भी अब आदमी आगे हैं खड्डा खोदने के लिए, गाटर वो भी लिया है, खंबे भी। कितने लोग सवार थे लगभग? इसमें 6 आदमी लगभग थे, 2 मियाँ बीबी, 2 बच्चे और 2 ऐसे करके 6 के करीब थे। और बच्ची के कुछ लगी है, वो हॉस्पिटल तक ले गए। सर्दी अपने चरम पर है और अलवर शहर सहित जिले भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गुरुवार को भी घना कोहरा छाया रहा और दोपहर तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। बाहरी मार्गों पर तो गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है। न्यूनतम तापमान फिलहाल 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। शीतलहर के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। हालांकि अब तक पारा जमाव बिंदु पर नहीं पहुंचा है और ऐसे में फसलों को खासा नुकसान नहीं हो पाया है। अलवर में सर्दी का कहर इस तरह बरपा कि जो जिस तरह से सर्दी का जब अंत होता है उस समय सर्दी अपने चरम पर यहाँ पर अलवर में देखने को मिली है। एक बार ऐसा लगा कि लगातार 6 दिन तक धूप होने के बाद कि अब वापस गर्मी आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर कोहरे ने और शीतलहर ने दस्तक दी है, जिसके बाद पूरे राजस्थान में अलवर का पारा 4 डिग्री रह गया है। जहाँ जिला कलेक्टर ने छोटे बच्चे जो 5वीं कक्षा के थे उनका समय भी कम कर दिया है। पीछे आप हालात देख सकते हैं किस तरह से पूरा कोहरा छाया हुआ है। जो लाइटें प्रशासन की ओर से लगाई गई थी केवल वही नजर आ रही है। वाहन चालक लाइटों का प्रयोग करके यहाँ से निकल रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं चाय की थड़ियों पर अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं लोग बाग। और उसके बाद इनसे पूछना चाहेंगे किस तरह की ठंड है, कैसा लग रहा है, कितनी सर्दी है, कब से है? अजय साहब ये तो ठंड 8-10 दिन हो गए लगातार, लेकिन आज कितनी है? ज्यादा है? बहुत ज्यादा है आज तो ठंड साहब। हाँ। ठंडी ना रहेगी और धुंध इतनी हो रही है कि दिन को कुछ नहीं दिख रहा। साधन आ रहे हैं तो लाइट जोड़ के आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? ठंड अच्छी है भैया। हाँ। कड़ाके की आज सुबह ज्यादा देखी आपने? हाँ, सुबह ज्यादा थी। हाँ। अच्छी ठंड पड़ रही। तो अभी जैसे यहाँ पे जो दिनचर्या के लोग आते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, जो आते हैं, सवारियाँ मिल रही है नहीं मिल रही है उनको? सवारी कहाँ से मिलेगी? कोई बाहर गांव से आएगा तो सवारी मिलेगी, सवारी कहाँ से मिलेगी? जो दिहाड़ी मजदूर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। वो तो आधे ही आ रहे हैं, आधे तो आ ही नहीं सर्दी की वजह से। तो जिस तरह से अभी यहाँ पर सर्दी का जो आलम देखने को मिला, लगातार यहाँ पारा गिर रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस रह गया है। उसके बाद यहाँ पर जनजीवन जहाँ प्रभावित हुआ है, फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ स्कूलों की जो समय अवधि है उसको भी बढ़ाया गया है। ऐसे में देखने का विषय रहेगा कि आगामी दिनों में क्या अवकाश बढ़ाया जाएगा या सर्दी कम होगी, भगवान से। उधर मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का वातावरण बना रहेगा। अलवर उन क्षेत्रों में है जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। सर्दी से बचाव के लिए कई स्थानों पर लोग अलाव तापते नजर आए। एक ई रिक्शा चालक संजय ने बताया कि ऐसे में सवारियां मिलना भी मुश्किल हो गया है। बताएं ठंड पड़ रही है क्या? मौसम ठंड तो बहुत पड़ रही है। अच्छा, कैसा मौसम चल रहा है? अरे साहब पूछो मत, मौसम तो ऐसे भयंकर चल रहा है, सर्दियों में हालत खराब ही पड़ी है। धुंध पड़ रही है तो वाहन चलाने में भी कोई परेशानी? साहब कुछ दिखता ही नहीं है।
अच्छा, कैसे चलाते हो फिर वाहन? पूरा पैक होकर के चलाते हैं, हाथ में पन्नी वगैरह पहन करके, लाइट चढ़ा करके। ये ठंड में सवारी वगैरह कुछ नहीं, खाली घूमना पड़ रहा है इस समय तो। अच्छा, 12 बजे तक तो कुछ भी नहीं रहता? हाँ, 12-1 बजे तक तो कोई चांस नहीं है। उधर जिला कलेक्टर ने 5वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया हुआ है। सुबह के वक्त कोहरे और शीतलहर के चलते ऐसा किया गया है। यह अलग बात है कि दिन भर ऐसा ही मौसम बना रहता है। ऐसे में बच्चे भारी परेशानी उठा रहे हैं। दूसरी ओर बाहर से पढ़ने के लिए अलवर आने वाले कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि विजिबिलिटी 10 फीट की भी नहीं होती और मार्ग में आना मुश्किल हो जाता है। अलवर में फिलहाल जो तापमान है वो निरंतर कम होता जा रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मैं लगभग आज सुबह लगभग 7-8 किलोमीटर दूर से आता हूँ लगभग। तो मैंने वहाँ से जब आ रहा था तो मतलब इतना ज़्यादा कोहरा था कि पास में मतलब रेड लाइट तक नहीं दिख रही थी और ऐसा कोई व्हीकल नहीं मिला मुझे आते टाइम और जाते टाइम यहाँ से कि जिसपे मतलब रेड लाइट के साथ साथ वहाँ पे अगर किसी ने अपनी हेडलाइट ऑन नहीं कर रखी हो। मतलब कोहरा इतना ज़्यादा हो रखा है कि बहुत दिक्कत आ रही है आने और जाने में। वैशाली नगर पुलिस ने एक गाड़ी में ले जाए जाते 3 ऊँटों को छुड़वाया है। साथ ही पकड़े गए नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी के अनुसार गत रात गश्त के दौरान सूचना मिली थी। इसके बाद जाब्ता दिवाकरी मोड़ के पास पहुंचा। यह एक पिकअप में 3 ऊँटों को ले जाया जा रहा था। गाड़ी में मौजूद 3 नाबालिगों ने बताया कि यह ऊँट जयपुर से हरियाणा की ओर ले जाए जा रहे थे। इन नाबालिगों को निरुद्ध कर ऊँट छुड़ा लिए गए हैं। साथ ही उनके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। ये रात्रि गश्त के दौरान हमारे जाब्ते को सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी में ऊँटों का अवैध परिवहन हो रहा है, जिस पे रामगढ़ रोड पे दिवाकरी मोड़ के पास में गाड़ी को रुकवा कर जाब्ते ने गाड़ी को रुकवा कर चेक किया तो एक पिकअप गाड़ी में पीछे 3 ऊँट हाथ पैर मुंह सब बांध के और बुरी तरह से बुरी अवस्था में पिकअप गाड़ी में लोड कर रखे थे, जिन पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस पिकअप गाड़ी को, तीनों ऊँटों को और गाड़ी में जो उनका परिवहन कर रहे थे 3 मुलजिम, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ राजस्थान ऊँट वध का प्रतिषेध और निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015 की धाराओं में और पशु क्रूरता की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इस तरह के काम में और भी लोग, इस गिरोह के साथ और भी कोई लोग शामिल हैं, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा अयोध्या में 19 जनवरी से 40 दिवसीय भंडारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है। इसे लेकर समिति द्वारा गुरुवार को सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भंडारे की सामग्री का ट्रक रवाना किया गया। वहीं महिला श्रद्धालुओं ने कलश ध्वज यात्रा निकाली। इसमें शामिल महिलाएं भगवान श्री राम के भजनों पर भक्ति भाव में झूमती हुई नजर आई। वहीं मीडिया प्रभारी मुकेश विजय के अनुसार अयोध्या में 40 दिवसीय जानकी रसोई भंडारा किया जा रहा है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति को बड़ा ही परम सौभाग्य की बात है कि अलवर भंडारा जानकी रसोई लगाने जा रहा है। अयोध्या में श्री रामलला की स्थापना हो रही है 22 जनवरी को। उसमें 40 दिवसीय भंडारा अलवर को समिति जो श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास ने स्वीकृति दी है और 40 दिन का भंडारा वहां पर लगाया जा रहा है। उसके लिए आज रसद सामग्री का ट्रक रवाना हो चुका है और कार्यक्रम चल रहा है। भव्य कलश यात्रा यहाँ पर चल रही है। जगन्नाथ जी के मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ हुई है और मंगल परिणय पहुंचेगी और इसमें आज लगभग 15 से 20 हलवाइयों की टीम, करीबन 25-30 सेवादार इसके साथ जाएंगे और वहां पर लोग हजारों की संख्या में साधु संतों और जो भी भक्तजन आएंगे राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या में, उनके प्रसादी की दोनों समय की व्यवस्था समिति की ओर से की जाएगी। और वहीं अलवर के जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम में आनंद उत्सव जारी है। यहां गुरुवार को कन्या पूजन और राम सखा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ महंत गंगादास महाराज ने कन्याओं के पैर धोकर और तिलक लगाकर पूजन किया। साथ ही राम सखा के रूप में बालकों का सम्मान किया गया। वहीं सेवादार सुधीर माथुर के अनुसार 19 जनवरी को सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा। अयोध्या में रामलला का मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 तारीख को होने वाला है, उस उपलक्ष्य में इस अयोध्या धाम आश्रम द्वार में स्थित है। इसमें 8 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और उसका आज चौथे दिन राम सखा सम्मान समारोह और कन्या पूजन कार्यक्रम रखा गया है। आज इसका आयोजन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम निरंतर 22 तारीख तक लगातार चलता रहेगा।
अलवर के शास्त्री नगर मेडिकल कॉलोनी स्थित धीरज स्कूल नीलकंठ महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू कथा वाचन कर रहे हैं। गुरुवार को 5वें दिन श्री शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाने के साथ ही भव्य झांकी प्रदर्शित की गई। साथ ही उपस्थित भक्त भाव विभोर हो उठे। वहीं स्वामी कमलदास बापू ने इस मौके पर धार्मिक स्थलों पर जाते समय या पूजा करते समय सिर ढकने के वैज्ञानिक आधार को भी बताया। स्वामी कमलदास बापू ने कहा कि सिर मनुष्य के अंगों में सबसे संवेदनशील स्थान है। ब्रह्मरंध्र सिर के बीचों बीच स्थित होता है। मौसम के परिवर्तन के दुष्प्रभाव या आकाशीय विद्युतीय तरंगे खुले सर वाले व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर रोगों और समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए सर और बालों को ढककर रखना हमारी परंपरा में शामिल था। धीरे धीरे यह परंपरा भगवान को या बड़े लोगों को सम्मान देने का तरीका बन गई। दूसरी ओर सर के मध्य में सहस्त्रधार चक्र होता है और पूजा के समय से ढककर रखने से मन एकाग्र बना रहता है। वहीं इस अवसर पर रामजीत गुर्जर और गुड्डी गुर्जर सहित अन्य श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शिव महापुराण का पूजन संपन्न हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भाजपा के जिला मुख्यालय को सजाया जाएगा। यहाँ दीप प्रज्वलित होंगे और बड़ी टीवी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। साथ ही ब्लॉक एवं बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार हर घर में दीप जलाने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता संपर्क में जुड़े हुए हैं। रामलला को लेके हम हर घर चावल, पीले चावल बांटने के हमारी महिलाएं हैं, युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया था। अभी मोदी जी ने 2 दिन से एक यूट्यूब पे, टीवी पर मैसेज दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि ज़्यादा संख्या में लोग नहीं आएँ और अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ हम टीवी के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी बड़ा कैंप लगा के, एक बड़ी टीवी लगा के कार्यकर्ताओं को वो रामलला के दर्शन कराने का हम अभियान चला रखा है। तो 22 तारीख को हम चाह रहे हैं कि हर मंडल पे और बूथ वाइज टीवी प्रसारण के माध्यम से उनके रामलला के दर्शन कराए जाएं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी उसमें उपस्थित हो। हर घर में लड़ी लगाई जाएंगी, दीपक जलाए जाएंगी। जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी वनवास काट के आए थे, उसी तरह से मैं आज कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में दिवाली का सा माहौल आप 22 तारीख को देखने को मिलेगा और आप एक नए सनातन धर्म के युग की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि वास्तव में भगवान रामचंद्र जी का पूर्ण दोबारा से अभिषेक किया जा रहा था, राजभिषेक किया जा रहा है, ऐसी लगेगा। और हर गांव में, हर गली मोहल्ले में दीपक और लड़ी बिजली की रोशनियां लगाकर लोग खुशी जाहिर करेंगे। भाजपा ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर पार्टी जीत दर्ज करवाएगी। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार पिछली बार का प्रदर्शन दोहराया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त होने जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मंत्री को प्रभारी बनाया जाएगा। वहीं मंडल स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व ने भी एक अभियान चलाया हमने कि भाजपा चली गांव की ओर। उस अभियान के तहत हमने उन गांवों की छटनी की जहां 1000 से ज़्यादा संख्या में हमारे वोटर हैं। वहां पर हम 2-2 व्यक्तियों की नियुक्ति दे रहे हैं। वो मंडल अध्यक्ष उनके नाम देगा। वो एक गांव में सभी लोगों से, मतदाताओं से मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। मंडल वाइज प्रभारी लगा दिए हमने, विधानसभा वाइज प्रभारी लगा दिए हमने और ये पूरा केंद्र से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो इसको डायरेक्ट देख रहा है कि कौन से गांव में संख्या ज़्यादा है वोटरों की, वहाँ क्या कमी है, क्या समस्याएं हैं, उनको लेके भी हम चर्चा कर रहे हैं। और हर कार्यकर्ता ये चाह रहा है कि 25 की 25 सीट राजस्थान में हम जिता के दें। इस तरह की एक रणनीति के तहत हम कार्य कर रहे हैं और लोकसभा का जो प्रभारी है वो भी लगाया जाएगा। 1-2 दिन में शायद ऐसा कुछ लग रहा है कि सभी को प्रभार दे दिया जाए, क्योंकि लोकसभा की तैयारी बहुत लार्ज स्केल पर हम कर रहे हैं। उसको देखते हुए जल्दी ही नियुक्ति होने की संभावना। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक,
प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कठुमर विधायक रमेश खींची ने खेड़ली के उप जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया, साथ ही अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। उनके यहां पहुंचने पर चिकित्सकों में खलबली मच गई। उन्होंने प्रसूता वार्ड, जनरल वार्ड और ऑपरेशन थिएटर सहित अस्पताल में बने टॉयलेट का भी निरीक्षण किया, साथ ही सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा रेफरल अस्पताल से उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होने को लेकर चल रही खामियों पर चर्चा की। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया भी मौजूद रहे। और वहीं कठुमर विधायक जब खेड़ली में निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने चिकित्सक को ऐसी नसीहत दी कि वे याद रखेंगे। कस्बे वासियों की शिकायत पर विधायक रमेश खींची ने खेड़ली अस्पताल का निरीक्षण किया था। यहां वे जनरल वार्डों में गंदगी देखकर भड़क गए। साथ ही अस्पताल इंचार्ज अंकित जेटली के पहनावे पर टिप्पणी करते हुए विधायक ने कहा कि इसमें वह डॉक्टर नहीं बल्कि गायक नजर आते हैं। इस पर प्रभारी जेटली ने सफाई दी कि अवकाश की वजह से उन्होंने ऐसे वस्त्र पहन लिए। दूसरे विधायक की टिप्पणी पर यहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ता हंसते नजर आए। साथ ही चिकित्सक को दी गई नसीहत की चर्चा बनी रही। बहुत कम है साहब, बैठने के डॉक्टरों की जगह नहीं है अपने आसपास अप्रैल के अंदर या वो गवर्नमेंट हमको ऐसे मंगवाए हैं। हम लिखते हैं 4-5 अपनी वो आती है चद्दरों में लगता है, मतलब एक टेबल ऐसी बजट के में रखना था। दे दे कि ये हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। आपके नॉलेज में रहेगी जल्दी आराम से कर दियो। उसने 1 लाख से कम में पावर है, 1 लाख से कम के 15 कर दिया ऑर्डर करें तो हां वो बात से ठीक है। और अलग से फिर स्टाफ आता है इनके, वो अलग है चेक करवा के आप करवा देंगे, अपडेट करवा देंगे और उस पर लिखवाओ। नहीं उस पर लिखवा शौचालय लगता है आज आना जाना हुआ है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बिल्कुल चल रहा है। सकट क्षेत्र के ग्राम नीमला स्थित राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में मंदिर का निर्माण हुआ है। यहां गुरुवार को मंत्रोच्चारण के मध्य मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार पंडित कुंज बिहारी हरित और पंडित गजानंद हरित ने हवन पूजन करवाया। इसमें ग्रामीणों ने आहुतियां डालकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मां सरस्वती की प्रतिमा की फूल बंगला झांकी सजाई गई। वहीं छात्र छात्राओं ने उनकी वंदना की। अंत में महाआरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। उधर इस अवसर पर चंदनलाल शर्मा, विमला देवी शर्मा, हरिओम पांडु, आशा रानी गुप्ता, कमलेश और रामोतार मीणा आदि मौजूद रहे। रैनी उपखंड के ग्राम गढ़ी सवाई राम स्थित प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है। मुख्य बाजार में स्थित इस मंदिर में शिव परिवार, चौथ माता, हनुमान जी और गरुड़ जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना हुई।
मंदिर निर्माण में अमरनाथ शर्मा और सुरेश खंडेलवाल सहित सर्व समाज के लोगों ने सहयोग दिया। वहीं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में अशोक जैन, भगवत, गिरिराज प्रसाद सोनी, हरिमोहन और गुलाब सहित अनेक भक्तों की मौजूदगी रही। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सभी मंदिरों में 22 जनवरी को विभिन्न धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान होंगे। इसके लिए उपखंड कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पंचायती राज और राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम देवी सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देश की पालना में यह कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में सभी कर्मचारियों को अपने क्षेत्र के मंदिरों में जाकर पुजारी से बातचीत एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने रैणी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने जामडोली में मनरेगा आदि कार्यों को देखा। वहीं स्कूल में कक्षा निर्माण और आंगनबाड़ी भवन के निर्माण कार्य सहित आदर्श अमृत सरोवर कार्य का जायजा लिया। साथ ही कई अन्य कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने अवरुद्ध नालियों को सुचारू करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान विकास अधिकारी नरेंद्र शर्मा और सरपंच मोहरबाई आदि मौजूद रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने रैणी पंचायत समिति कार्यालय में स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक भी की। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में अवैध खनन और बजरी का दोहन थम नहीं पा रहा है। ऐसे में सरकार के आदेश बेअसर साबित हो रहे हैं। संबंधित विभागों की उदासीनता के चलते वर्षों से अवैध खनन जारी है। यदि कभी जांच होती भी है तो केवल खानापूर्ति की जाती है। ऐसे में संबंधित पटवारी और ग्राम सेवकों को दायित्व सौंपने की जरूरत बनी हुई है, जिससे लगातार मॉनिटरिंग हो सके। डेरा गांव के भावड़िया बास में अज्ञात लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर का पूरा सामान चुरा ले गए। ग्रामीण गिरिराज प्रसाद और हरि प्रसाद मीणा ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं एईए ने बताया कि ट्रांसफार्मर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। उधर थाना प्रभारी राजेश मीणा का कहना है कि इन मामलों में जांच जारी है, लेकिन कुल मिलाकर रैणी क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। मालाखेड़ा क्षेत्र की छात्रा कीर्ति अपनी पेंटिंग की कला को भगवान श्री राम के प्रति समर्पित कर रही है। वह श्री राम, हनुमान और शिव जी की एक संयुक्त पेंटिंग बना रही है। यह तस्वीर 22 जनवरी से पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि कीर्ति चौधरी के पिता छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में होने जा रही है। इसको लेकर पूरे देश में सभी राम के प्रेमी अपने अपने स्तर से कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। इसी को लेकर मालाखेड़ा क्षेत्र की कीर्ति चौधरी शास्त्रीय संगीत कला में निपुण छात्रा भी अपनी पेंटिंग के स्वरूप भगवान श्री राम, हनुमान जी और शिव जी की पेंटिंग बना रही है। तीनों की पेंटिंग एक साथ बनाकर उनको मात्र 4 नेत्र ही दिए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर उसने भी श्रेष्ठता जाहिर की है। और यह भगवान श्री राम के मंदिर में मूर्ति को, चित्र को स्थापित करेगी। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। मेगा हाईवे के महुआ टोल नाके पर सड़क सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक के नियम बताए जा रहे हैं। रीडकोर कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज मुदगल और प्लाजा प्रबंधक भगवान सिंह के नेतृत्व में यह कार्य जारी है। साथ ही विभिन्न वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। इस मौके पर जरशेद खान सहित कंपनी के कार्मिकों ने सहयोग प्रदान किया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर।
कड़क की महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अयोध्या में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अकबरपुर में भी तैयारियां जारी हैं। यहां ग्रामीण श्रद्धालु 21 और 22 जनवरी को आयोजन की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे ठाकुर जी के मंदिर में भी लाइटिंग और सौंदर्यकरण किया जाएगा। यहाँ 21 जनवरी को रामायण पाठ आरंभ होगा और 22 तारीख को पोष बड़े का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दीपदान भी होगा। 21 तारीख को हमारे ये अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके असर पर हम भी हमारे मंदिर में ये आयोजन कर रहे हैं। क्या क्या करोगे? मंदिर में सजाएंगे, मंदिर को दीपक जलाएंगे, फूस बड़े बनाएंगे, बड़े का प्रसाद बटेगा, दीपक जलाएंगे। फौजी जगदीश मीणा को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 2 मेडल मिलने पर अकबरपुर कस्बे में उनका स्वागत किया गया। यहां ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। जगदीश मीणा के अनुसार उन्होंने कारगिल की लड़ाई भी लड़ी थी। हालांकि वह अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन युवाओं को भी देश की सुरक्षा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उधर कार्यक्रम में उप सरपंच लोकेश यादव, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण और नरेंद्र यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के अनेक वीर सैनिक सीमा पर तैनात हैं। 8 साल रिटायरमेंट होने के बाद भी हमारी देश की सेना जो सेवा एक सैनिक करता है, उसके मेडल्स जिस तरीके से जहाँ उसने सेवा करी है, वो लेट तक भी उसके घर तक पहुँचाए जाते हैं। सेना अपने जवान को कभी नहीं भूलती है। जब तक वो जिंदा है तब तक देश उसकी हर चीज़ को याद रखता है और एक सैनिक को बहुत अच्छी तरीके से याद रखती है। देश की सरकार और सेना दोनों सैनिक को कभी नहीं भूलती। जब कारगिल लड़ाई में हम गए थे, तो कारगिल लड़ाई के अंदर लड़ाई का तो नाम ही जो होता है वो बुरा होता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हमें लड़ना भी पड़ता है और दुश्मन को मारना भी पड़ता है और मरना भी पड़ता है। दोनों काम हमें करने पड़ते हैं। देश की जब कारगिल लड़ाई के अंदर जब हम लड़ाई लड़े, वहाँ वो अलग ही समय था, अलग ही जुनून था देश की सेवा करने के लिए। कितने ऊंचे बर्फ के पहाड़ों पर चढ़े थे? किस बटालिक के अंदर 22 गनरियर्स ने हमला किया था और 22 गनरियर्स में बटालिक के अंदर कैजुअलिटी काफ़ी होने के बाद भी हमारे देश की सेना ने और हमने विजय प्राप्त की। हमारे यहाँ 8 साल पहले श्री जगदीश प्रसाद मीणा फौजी जब रिटायरमेंट हुई है, उसके बाद भी आज सेना अपने सैनिकों को कभी भूलती नहीं है। आज हम यहाँ बैठे उनके आज भी 2 मेडल सैनिक डिपार्टमेंट द्वारा फौज के द्वारा भेजे गए हैं। मैं युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मेहनत और लगन कर देश सेवा में जाना चाहिए, सेना का सम्मान लेना चाहिए और जाना भी चाहिए। आज उन लोगों को बहुत बड़े 2 मेडल दिए गए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सर्विस की। जैसे कारगिल युद्ध में उनकी अच्छी भूमिका रही, अच्छी भूमिका से उन्होंने अपना ईमानदारी से सेना में जो सम्मान मतलब सेवा की, उनका आज 2 मेडल सेना के द्वारा भेजा गया। अकबरपुर में गुरुवार को भी घना कोहरा देखा गया। ऐसे में कुछ दूरी पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वाहन चालकों का कहना है कि दिन में भी लाइट जलाकर ड्राइविंग मुश्किल हो पा रही है, साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा अलवर वाहिनी को सवारियां भी नहीं मिल पा रही हैं। कोहरा ऐसा है साहब कि लाइट जला के चलना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी नहीं दिख पा रहा है। बहुत ज़्यादा गाड़ी तो चल ही नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। कितनी दूरी पे दिखाई नहीं दे रहा है? 10 मीटर पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सवारी वगैरह आ रही है? सवारी कुछ नहीं मिल रही है आज तो, बिल्कुल ही। आज ज़्यादा कोहरा है? आज सबसे ज़्यादा कोहरा है आज। महाराष्ट्र के नासिक में संपन्न राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अलवर के हरिओम गुर्जर ने प्रतिनिधित्व किया। वह माधोगढ़ के निवासी हैं। हरिओम के अनुसार युवा उत्सव में टीमें अनेक प्रतियोगिताओं में शामिल हुई। 12 से 17 जनवरी तक यह राष्ट्रीय महोत्सव संपन्न हुआ। अलवर से गई टीम ने हर इवेंट में भाग लिया और अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। गुरुवार को नासिक से अलवर के लिए सभी संभागी वापस रवाना हुए। इनमें हरिओम सहित विनोद, तारिश जोरवाल, पुष्प दुलानी, अभिषेक कौशिक और जयदीप पांचाल आदि शामिल हैं। युवा शक्ति का मान बढ़ाने, युवा शक्ति का मान बढ़ाने
कुंवर की जय, राणा प्रताप की दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी सूरमा, दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी सूरमा। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। किशनगढ़ बास के सीनियर स्कूल में अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन होगा। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 19 जनवरी से आरंभ होगा। जिला अध्यक्ष सूरज सिंह खैरिया और प्रदेश सभा अध्यक्ष सुमेर सिंह मेघवाल ने यह जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर राकेश सामोरिया रहेंगे, जबकि अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल करेंगे। इस दौरान शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं और अन्य मुद्दों पर चिंतन होगा। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ खैरतल तिजारा की जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा कल 25वां प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास में आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न जिलों के सैकड़ों लोग यहाँ पर अपनी तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे। हम अपने अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या हों, शिक्षा में क्या सुधार हो, ऐसी बहुत से जो मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर हमारे जितने भी अतिथि आएंगे वो अपना उस पर प्रकाश डालेंगे। 25वां प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन किशनगढ़ बास के इस प्रांगण में होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राकेश कुमार सामोरिया जी जो हमारे मुख्य वक्ता होंगे और शिक्षा से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर प्रकाश डालेंगे और संगठनों को क्या कुछ करना चाहिए शिक्षकों के हित में उस पर बात होगी। कल के जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन भी होगा और इस तरह से हमारा ये प्रातः 11 बजे से और लगभग शाम 4-5 बजे तक चलेगा। अगले दिन हम 20 तारीख को जो विभिन्न प्रकार के मांग पत्र तैयार करके जो शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित, बच्चों से संबंधित और विद्यालयों में क्या कुछ होना चाहिए उन पर सब पर विचार विमर्श करके सरकार को एक एग्जाई मांग पत्र बना करके प्रेषित करेंगे। खैरतल के जिला सचिवालय में कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी भागीदारी रही। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में परिवादी पहुंचे। कलेक्टर ने मौके पर ही समस्याओं का निपटारा करवाया। इस दौरान किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक रामहित यादव और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खैरतल पुलिस ने वाहन चोर गैंग को पकड़ा है। आरोपियों से 2 बाइक और 2 ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी कर्ण सिंह के अनुसार पिछले अरसे में पानी के टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी होने की कई घटनाएं दर्ज हुई थी। इसके बाद एसपी सुरेंद्र सिंह का निर्देशन में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपी शरीफ, सचिन, जफर, साबिर और फारूक को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तिजारा क्षेत्र में श्री मोनी बाबा गौशाला सूरजमुखी की कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता तेजपाल नागर ने की। इस दौरान मकर संक्रांति पर आयोजित महोत्सव के आय व्यय का ब्यौरा रखा गया। साथ ही सभी गौसेवकों का आभार जताया गया। इसके अलावा गौशाला के विकास पर चर्चा हुई। इस अवसर पर बनी सिंह गुर्जर, देशपाल यादव, सुभाष सैनी, यशपाल आचार्य और महिपाल दायमा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तिजारा कस्बे में जैन मुनि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज का सत्संग मंगल प्रवेश हुआ। पद्मावती धाम पर सौरभ सेन महाराज और चंद्रलोक सिटी में शील जैन ने उनका स्वागत किया। देहरा जैन मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष मुकेश जैन के अनुसार बैंड बाजों के साथ उन्हें मुख्य मार्गों से होते हुए जैन मंदिर लाया गया। साथ ही जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे। श्रद्धालुओं ने उन्हें श्रीफल भेंट कर पूजा अर्चना की और धर्म सभा आयोजित की गई। इस मौके पर मुकेश चंद जैन, अनिल आदिश्वर जैन, रविंद्र जैन, वरुण, नरेंद्र और शंभू दयाल आदि मौजूद रहे। उधर तिजारा कस्बे के अंबेडकर भवन सभागार में पद्मावती धाम के भट्टाचार्य सौरभ सेन महाराज ने जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए। उन्होंने बताया कि कड़ाके की सर्दी को देखते हुए 300 लोगों को गर्म वस्त्र दिए गए हैं। इससे वे ठंड से अपना बचाव कर सकेंगे। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति जब्बूराम सैनी, पार्षद विशंबर सैनी, धीरज जैन और पंकज जैन आदि की उपस्थिति रही। मौसम इस साल बहुत हाईएस्ट ठंड पड़ रही है, इसलिए गरीब लोगों को हर आदमी चादर बांटता है, रजाई बांटता है। हम लोग सबके लिए अच्छे से क्वालिटी के स्वेटर बांट रहे हैं। सब गरीब लोगों को सब अच्छे के लिए, सबकी ठंड रुक जाए, जगह जगह पे जाके काम करें, उनकी व्यवस्था रखें, इसलिए सब लोगों के लिए हम स्वेटर बांट रहे हैं। पूरे सुख शांति समृद्धि सबकी प्राप्ति हो, सबका ठंड से बचे, ध्यान रखिए स्वास्थ्य का, क्योंकि ठंड का मौसम बहुत है। अपने अपने घर में रहिए, अपने अपने काम करिए, आपकी जीवन आनंद मंगल सुखमय मंगलमय हो।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन तिजारा क्षेत्र में भी अनेक धार्मिक आयोजन होने हैं। दूसरी ओर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही है। एसएचओ ने बताया कि एसपी के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रहेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बहरोड विधानसभा के ग्राम बरडोद सहित बहरोड में शिविर लगाए गए। इसमें विधायक डॉक्टर जसवंत यादव और भाजपा नेता मोहित यादव शामिल हुए। उन्होंने यहां लगे मेडिकल कैंप और गैस सिलेंडर वितरण सहित अन्य कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा कि मोदी गारंटी अब विश्वास की गारंटी में बदल चुकी है और यह बेहद हर्ष और गर्व की बात है। उन्होंने मोदी गारंटी की गाड़ी को हर गाँव और हर घर तक पहुँचाने की अपील की। इसमें उन्होंने कर्मचारियों और भाजपाइयों से सहयोग का आह्वान किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बेसमेंट की खुदाई के दौरान ढहा बगल का मकान और दबे 60 लाख के जेवर और सामान। घोर लापरवाही के चलते 200 फीट रोड पर हुआ हादसा। भीषण सर्दी में सड़क पर आया बेकसूर परिवार। भूख हड़ताल पर बैठी शोधार्थी छात्रा की बिगड़ी तबीयत। जिला अस्पताल में करवाया उपचार। मत्स्य यूनिवर्सिटी के गेट पर 3 दिन से जारी है अनशन। नए कलेक्टर आशीष गुप्ता ने की अपनी पहली जिला जन सुनवाई। समस्या सुनकर तत्काल समाधान के दिए निर्देश। और चालक को आई नींद तो कंपनी बाग के पास तोड़ा खंबा। वाहन में सवार 2 लोगों को आई चोटें। मेहताब सिंह नोहरा निवासी है चालक। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।